कैसे एक घटना किसी संघर्षरत मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बना सकती है। आज हम 2002 के गुजरात दंगों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पल जिसने इस सोर्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी के करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसकी शुरुआत ही इसी एक कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से होती है कि गोधरा कांड ने एक डूबते हुए मुख्यमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। चलिए देखते हैं कि ये तर्क कैसे सामने रखा गया है। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 2002 से ठीक पहले। उस वक्त नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जमीन कह सकते हैं बहुत मजबूत नहीं थी। वो गुजरात के नए नए मुख्यमंत्री बने थे और राजकोट में एक उपचुनाव भी बस मामूली अंतर से ही जीता था। मतलब वो तब तक कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं माने जाते थे। बल्कि उस समय तो गुजरात में असली पावर सेंटर विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरे पावर बैलेंस को, मतलब शक्ति संतुलन को, पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला था। और फिर आई 27 फरवरी 2002 की तारीख, वो चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। गोधरा में एक ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई और उसमें 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। यही वो घटना थी, वो कैटलिस्ट जिसने आगे की पूरी कहानी लिख दी। ये सोर्स इस त्रासदी को समझाने के लिए संजीवनी शब्द का इस्तेमाल करता है। संजीवनी मतलब वो पौराणिक जड़ी बूटी जो किसी को भी जीवन दान दे सकती है। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि इस घटना ने मोदी को एक संघर्षरत नेता की छवि से निकालकर एक मजबूत हिंदू रक्षक के तौर पर खुद को पेश करने का एक, कह सकते हैं, राजनीतिक मौका दे दिया। गोधरा के घटना के फौरन बाद विश्व हिंदू परिषद ने पूरे राज्य में बंद का ऐलान कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो था पूरा क्योस। पूरा राज्य जैसे आग की लपटों में घिर गया और हिंसा तेजी से काबू से बाहर होती चली गई। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा लगता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 27 फरवरी को ट्रेन में आग लगती है और अगले ही दिन 28 फरवरी को बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो जाते हैं। और फिर 1 मार्च आते आते मोदी का वो मशहूर इंटरव्यू भी आ जाता है जिसमें उन्होंने इस हिंसा को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया। और जब ये सब थमा तो जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी वो चौंकाने वाली थी। इस सोर्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, मारे गए। और ये रहा वो बयान जो इस पूरे संकट के सबसे निर्णायक पलों में से एक माना जाता है। एक टीवी इंटरव्यू में मोदी ने कहा था, क्रिया प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला चल रही है। उन्होंने गोधरा की घटना को क्रिया और उसके बाद की हिंसा को प्रतिक्रिया बताया। इस बयान की बाद में बहुत आलोचना हुई। देखिए, इस हिंसा ने सिर्फ गुजरात को ही नहीं हिलाया, इसने सत्ता में बैठी बीजेपी के अंदर भी एक तरह का राजनीतिक भूचाल ला दिया था। पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के बीच सत्ता के लिए एक खींचतान शुरू हो गई थी। पार्टी साफ तौर पर 2 खेमों में बंट चुकी थी। एक तरफ थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी, मतलब शासक का जो कर्तव्य होता है वो निभाने की। और दूसरी तरफ थे LK आडवाणी और RSS जैसे नेता, जो मोदी का खुलकर बचाव कर रहे थे। ये सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक के दौरान। वहां पर मोदी ने, कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव खेला। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वो शायद जानते थे कि पार्टी के कट्टरपंथी नेता इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। जब उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। तो अपनी ताकत को मजबूत करने के बाद मोदी ने पूरे नैरेटिव को, यानी कहानी को ही बदलने के लिए एक अभियान छेड़ दिया। उन्होंने शुरू की गुजरात गौरव यात्रा। इस यात्रा के जरिए दंगों को एक प्रशासनिक विफलता की तरह नहीं, बल्कि गुजराती गौरव पर हमले की तरह पेश किया गया। ये जो सारे कदम थे, जैसा कि ये सोर्स बताता है, ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थे। विधानसभा भंग करना, राहत शिविरों को बंद करना, ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए किया गया था जहां समाज पूरी तरह से बटा हुआ था। और इसी गौरव यात्रा के दौरान मोदी ने राहत शिविरों को लेकर ये विवादित बयान दिया। इसमें हम 5 हमारे 25 जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसे मुसलमानों की ज्यादा आबादी की तरफ एक इशारे के तौर पर देखा गया। ये एक ऐसा बयान था जिसे बहुत विभाजनकारी और असंवेदनशील माना गया। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। दिसंबर 2002 में गुजरात में चुनाव हुए। ये एक ऐसा चुनाव था
जिसमें मोदी की पूरी राजनीतिक रणनीति और उनके भविष्य का फैसला होना था। नतीजे बिल्कुल साफ थे। बीजेपी को एक तरफा जीत मिली और इस जीत के साथ ही मोदी के ध्रुवीकरण की रणनीति पर कह सकते हैं जनता की मोहर लग गई। लेकिन इस बड़ी जीत के बीच एक कहानी, एक अध्याय अभी भी बाकी था जो अनसुलझा था। ये कहानी थी हरेन पांड्या की। वो मोदी के ही एक आंतरिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे और उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद होने वाला था। हरेन पांड्या की हत्या के मामले में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया। शुरुआती जांच के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कई साल बाद 2011 में गुजरात हाईकोर्ट ने उन सभी को बरी कर दिया। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूरी जांच को ही त्रुटिपूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है कि गुजरात के एक पूर्व गृह मंत्री की हत्या की ठीक से जांच आखिर क्यों नहीं हुई। इस सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। एक ऐसा सवाल जो भारत के आधुनिक इतिहास के इस बेहद अहम मोड़ पर एक परछाई की तरह बना हुआ है।